शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या होता है, हम जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है उसके डिफरेंसेस को चेक करते हैं। कैसे डिफरेंस चेक करते हैं, हमारे पास 2 साल की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज 2024 चल रहा है तो 2023 की बैलेंस शीट है हमारे पास, 2025 चल रहा है 2023 की बैलेंस शीट है हमारे पास और 2024 की बैलेंस शीट है। हम क्या करेंगे, 2023 और 24 में जो करंट एसेट्स में हमारा डिफरेंस आया है उसको हम चेक करेंगे, करंट एसेट्स। ठीक है, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज में बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंसेस को चेक करा जाता है, करंट लायबिलिटीज। तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंसेस को कैसे चेक करते हैं, उसको हम मान लेते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया हमारा, स्टॉक हो गया, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स हो गया बिल्कुल ऑब्वियसली, और कौन कौन से होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, डेटर्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए। इस टाइप के हमारे पास सारे आइटम दे रखे होते हैं जो करंट एसेट्स मानी जाती हैं। इसमें इंक्लूडेड करेंगे ये करंट एसेट्स मानी जाएगी। करंट एसेट्स में हम क्या करेंगे, 2023 और 24 में चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मान लो क्वेश्चन में करंट एसेट 2023 में 1000 रुपए की है, 2024 में 1200 रुपए की है, या स्टॉक की बात करें तो 2023 में 1000 रुपए का है, 2024 में 800 रुपए का है। हम क्या चेक करते हैं करंट एसेट्स में कि अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इसके बाद आगे 2 कॉलम और बनाने वाले हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रही है करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन तो जितना अमाउंट डिफरेंस का इंक्रीज होगा वो हम इंक्रीज वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे 2024 में करंट एसेट्स में कैश 1200 का था, 2023 में 1000 का था, तो यहाँ पे 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, हमने 200 रुपए इंक्रीज में लिख दिए। इसी तरह से अगर डिक्रीज में होगा, जैसे करंट स्टॉक की बात करें, करंट एसेट्स है, स्टॉक 1000 रुपए का था और 2024 में 800 का हो गया, तो यहाँ 200 रुपए का डिक्रीज हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है करंट एसेट्स तो इंक्रीज में आएगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज में आएगा। इसी तरह से डेटर अगर 2000 के दे रखे हैं, यहाँ पे 3000 रुपए के दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस 100 रुपए से 50 रुपए के हो गए, तो यहाँ पे 50 रुपए का डिक्रीज हो जाएगा। जैसे बिल रिसीवेबल है 500, ये सब इमेजिनरी फिगर है, मैं अपने आप बता रहा हूँ, 500 से 800 रुपए हो गए तो बिल्स रिसीवेबल 300 रुपए के इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि करंट एसेट्स या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब जितनी पिछले साल की 1000 थी तो 1000 रहेगी, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जैसे हमने करंट एसेट्स लिखी, इनका हम टोटल कर लेंगे, इसी तरह से हम करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, बिल्स पेबल हो गया पहली करंट लायबिलिटी, और कौन कौन सी हो सकती है आप लोग बताइए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, हां बिल्कुल, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बस इतनी बतानी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा बी लग जाएगा, बिल्स पेबल। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स का अपोजिट करेंगे। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज में लिखा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम डिक्रीज वाली साइड लिखेंगे। कैसे, अगर बिल्स पेबल 1000 रुपए का है, यहाँ 1200 का है, तो हम इसे इंक्रीज में ना लिख के किधर लिखेंगे, 200 रुपए को डिक्रीज में लिखेंगे। यहाँ 500 रुपए के क्रेडिटर जो 800 रुपए के हो गए, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स 1000 रुपए का था 2023 में, यहाँ पे बचा 600 का, तो यहाँ पे जब डिक्रीज हो रहा है तो करंट जो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसको हम इंक्रीज वाली साइड लिखेंगे। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपए से 50 रुपए के हो गए, तो यहाँ डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वाली साइड लिखेंगे। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे इंडिविजुअली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉलम को चेक करेंगे। अगर इंक्रीज वाली साइड ज्यादा होगा तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज, अगर डिक्रीज वाला साइड ज्यादा होगा तो लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज। कैसे, हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 200, 400, 3, 700, 750 रुपए है, यहाँ पे 200, 1200, 3, 1500, 15, 1950 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, जिधर का कॉलम ज्यादा है उधर लिखेंगे 1950। 1950 में से हम यहाँ पे इसका टोटल 750 रुपए माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 1200 रुपए बचेगा, और ये 1200 रुपए यहाँ पे लिखा जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। एक थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लो आप लोग। सर हाँ जी सर, वही इंक्रीज और डिक्रीज वाला फिर से बता दीजिए प्लीज। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर करंट एसेट्स करंट ईयर में बढ़ रही है, हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन होगी। अगर करंट एसेट्स करंट ईयर में बढ़ रही है तो इंक्रीज में आएगी, घट रही है तो डिक्रीज में आएगी। जैसे कैश 1000 रुपए से 1200 हुआ तो 200 रुपए इंक्रीज हुआ, डेटर 2000 से 3000 हुए तो 1000 रुपए इंक्रीज हुए। ऐसे स्टॉक 1000 से 800 हो गया, कम हो गया, तो 200 रुपए डिक्रीज में है। जो करंट एसेट्स में करोगे इसका अपोजिट करंट लायबिलिटी में करोगे। करंट लायबिलिटी अगर 1000 से 1200 हो रही है तो हम 200 रुपए डिक्रीज साइड लिखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो या खाली समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप नोट कर लो तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक समझने हैं। सर नोट कर लिया। ठीक है, कोई ऐसा है जो पेंडिंग हो? पावर नहीं बड़ी जल्दी नोट कर लिया। कोई ऐसा है जो पेंडिंग में हो? डन।
डन, मिटा दो इसको। 7 यस सर मिटा दीजिए। यस सर मिटा दीजिए। ठीक है, बस ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बेस पर शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज आपका बनेगा। इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, तो जब आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकाल लोगे, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज आपका आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होंगी। एक तो होंगे सोर्सेज। सोर्सेज मतलब कहां से पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और यूजेस में आएगा कहां पे पैसा जा रहा है, ठीक है। या यूजेस के बदले इसको और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, एप्लीकेशन, कहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं सोर्सेज की बात करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले स्टेटमेंट बन रहा है उसके बाद। हाँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरे पास सबसे पहले यहां पे आएगा पैसा फंड फ्रॉम ऑपरेशन से। फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये अलग से एक वर्किंग नोट हमें करनी पड़ेगी। अगर यहां पैसा आएगा, फंड होगा फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, तो यहां लिखेंगे। अगर यूजेस फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है तो यहां लिखेंगे। यूजेस के बदले इसको लिख सकते हैं फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, सोर्सेज में कहां से पैसा आ सकता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर मैं शेयर कैपिटल को इशू करूंगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, किसी भी टाइप के शेयर हो, अगर शेयर कैपिटल इशू करिए तो मेरे पास कंपनी के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। अगर मैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल करूंगा, रिडेम्पशन का मतलब मैं इस पैसे को रिटर्न कर रहा हूं। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि यहां पे पैसा वापस जा रहा है। क्वेश्चन लिखा होगा साथ साथ 2 साल की बैलेंस शीट होगी। अगर कैपिटल 50,000 से बढ़ के 80,000 रुपए हो गई यानी कि आपने शेयर को इशू करा, आपके पास पैसा आएगा। इसके बाद इशू ऑफ शेयर कैपिटल होती है। इसी तरह से इशू ऑफ डिवेंचर्स होते हैं। डिवेंचर मतलब एक तरह से लोन हो गया। डिवेंचर्स या फिर लोन किसी प्रकार का है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात हो रही है, करंट शॉर्ट टर्म डेब्ट की नहीं हो रही है, वो आपके शेड्यूल में आएंगे। तो वो यहाँ पे पैसा आएगा। ऐसी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या लोन करेंगे तो यहाँ पे पैसा जाएगा। इसके बाद आप किसी भी प्रकार की सेल कर रहे हो अपनी एसेट्स को, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही क्योंकि वो तो हम शेड्यूल में ले रहे हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स को आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे पैसा आपका आएगा। फिक्स एसेट्स में आपका टेंजिबल एसेट्स हो सकती है, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं। अगर यहीं पे आप इसमें मॉर्गेज वगैरह क्या सकती है? हाँ बिल्कुल, मॉर्गेज तो लोन को कहते हैं। अगर लोन आएगा तो फिर यहाँ पे आएगा बॉन्ड्स भी सकते हैं। सब कुछ, कहीं से भी पैसा आया आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब आप परचेज ऑफ एसेट्स करोगे तो आपका पैसा जाएगा, खर्च होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इसके बाद एक पॉइंट है जो अभी हम शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज बना रहे थे, वो यहाँ पे कैसे यूज होगा। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा तो यहाँ नीचे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज। जो हमने शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाया था उसमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा तो यहाँ नीचे लिखेंगे। और डिक्रीज आएगा तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी प्रकार का पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड को या पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स। डिविडेंड किस पर पेड होता है, शेयर्स शेयर्स पे। और इंटरेस्ट किस पर पे होता है, डिविडेंड पे। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड या पेमेंट ऑफ टैक्स आप कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा। इस क्वेश्चन को अटेंड करने का एग्जाम में ये बेनिफिट है कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्सेज और एप्लीकेशन दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। अगर यहाँ 1000 रुपीज आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका 1000 रुपीज आएगा। ये एक बेनिफिट है, इसको नोट कर लो। डन सर। ओके, और इन लोगों से टोटल एक साल यही बेनिफिट है, इसको करने का इन दोनों का टोटल सेम आएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं ये बताता हूँ, ये जो हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन वाला पॉइंट है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, इसको कैसे निकालेंगे। ओके सर। सर डन। ओके, कोई नोट कर रहा है, हो गया सब। एक सेकंड जरा इसकी फोटो खींच डालो। सही है, इसी भाई का तो फोटो तो डल जाएगी। भाई सबकी मदद कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जी, तो ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आएगा, ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन का वो बनाना होगा टेबल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट अगर करंट ईयर का दे रखा है तो ठीक है, नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर का सीपाई मतलब करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होगा उसमें से प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो यहां लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दोनों साल की बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा है तब, अगर नेट प्रॉफिट अलग से बता रखा है तो आप यहां लिखोगे। इसके बाद ऐड करोगे आप नॉन कैश आइटम। अब नॉन कैश आइटम क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस आइटम्स या एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने किसी को पे नहीं करने, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया लेकिन हमें किसी को पे नहीं करना है, डेट फॉर करंट ईयर। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने बिजनेस की स्टार्टिंग में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका इफेक्ट 10 साल तक रहेगा, तो वो जो 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट करा है मैं उस अमाउंट को अगले 10 साल तक डिवाइड करता रहूंगा, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमें किसी को पे नहीं करने, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, राइट ऑफ, गुडविल की बात करें, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स जिन पर डेट लग रहा है, गुडविल, पेटेंट, राइट ऑफ, ठीक है, जिस पर डेट लग रहा है या जिनको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं लेकिन हमें किसी को पे नहीं करना है। ठीक है, जैसे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हमें किसी को पे नहीं करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जैसे ये सारे आइटम हम ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये ऐसे आइटम है जो हमें ऐड करने हैं, हमें किसी को पे नहीं करना है। इसी तरह से लेस करेंगे कुछ आइटम, उन आइटम में आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो सॉरी लेस नहीं ऐड करेंगे। ये ऐसे आइटम होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस के प्रॉफिट में से ना माइनस करके आप इनको कहां माइनस करोगे, आप इनको कैपिटल में माइनस करोगे। जैसे आपका क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर आपका यहां पे आ सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से दो पॉइंट आपके माइनस करे जाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करे जाएंगे। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड करा, ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आप क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट्स लेस करोगे। इसी तरह से आपका डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, क्योंकि ये डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट जो है ये आपके बिजनेस के पीएनएल के आइटम नहीं है, ये आपके कैपिटल से रिलेटेड आइटम है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट आउटसाइड हो सकता है आपके बिजनेस से, जिसको हम अपने इस बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने बिजनेस का जो बिजनेस हम कर रहे हैं, एक मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, एक मैंने शेयर खरीद लिया, मैंने शेयर खरीदे तो वहां पे मुझे डिविडेंड मिला, मैं कहूं ये मेरे बिजनेस का पार्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको हम नहीं ऐड करेंगे, डिविडेंड रिसीव। इसका जो टोटल आएगा, ये अगर प्लस में होगा तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, माइनस में होगा तो फंड लॉस से ऑपरेशन कहलाएगा। पहले आप इतना नोट करो आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूं। डन सर। वेरी गुड।